कि जो छोटे पीसेस होते हैं, छोटे टुकड़े जो होते हैं, ओके, छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो एसिड चारों तरफ से अटैक करेगा उसको। ओके, एक बड़ा सा पीस लोगे तो एसिड चारों तरफ से कहाँ अटैक कर पाएगा, इधर इधर अटैक कर पाएगा, बट क्या ये अंदर वाला पोर्शन में अटैक होगा? नहीं, एसिड की अटैक नहीं होगी। पर छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ दोगे तो आप हर जगह से एसिड का अटैक होगा, तो रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, आप बोल सकते हो टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके, इंक्रीजेस सरफेस एरिया। अब ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान देना कि इसमें एसिड लेते हैं और मेटल लेते हैं, फिर इसको एक कॉर्क से बंद कर देते हैं। दिस इज अ कॉर्क, और उस कॉर्क में एक डिलीवरी ट्यूब रहती है जिसके थ्रू यदि रिएक्शन में कोई गैस निकला है तो वो गैस जा सकती है बाहर। अब उस गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सोप सॉल्यूशन में डालें, सोप सॉल्यूशन में डालें। अब जो सोप के बबल्स आएंगे तो उसी के अंदर में, उस सोप बबल्स के अंदर में वही गैस होगा जो गैस लिबरेट हुई है, क्योंकि वही गैस यहाँ पे आ रही है। अब क्या होता है, हम लोग एक बर्निंग कैंडल लेते हैं। ओके, बर्निंग कैंडल लेते हैं तो हम लोग देखते हैं इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, तो पॉप साउंड के साथ बर्न होना आपको मालूम है, इट इज व्हाट? कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ H2 गैस, है ना, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। जैसे वो साबुन के बुलबुले हीट के कांटेक्ट में आता है, जब फूट जाता है तो हाइड्रोजन फिर बर्न होती है विथ पॉप साउंड। तो दिस रिएक्शन इज अ रिएक्शन जहां पे हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ। तो एसिड मेटल रिएक्शन नॉर्मली इसी तरह करवाई जाती है, ठीक है ना, एसिड मेटल रिएक्शन। जहां पे एक एग्जांपल देख लो, जिंक हम लोगों ने लिया, यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, और यही प्रोसेस है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हम लोग जिंक का ही यूज करते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के लिए अब हम इसको इसमें नहीं डालते, हम लोग कलेक्ट करते हैं, इन्वर्टेड ट्यूब लगा के वहां पे कलेक्ट करते हैं गैस को। दैट इज अनदर थिंग, हमें कलेक्शन पे ध्यान नहीं देना भी, बट हाँ, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, यू शुड नो दिस। ओके, गॉट इट। और ये रिएक्शन एक एक्सो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इतना हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है, आपको दिमाग में ये रहना चाहिए। अब मानिए इस रिएक्शन में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, ठीक है ना, सेम रिएक्शन लेता हूँ बट इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। जस्ट मैं इसके जगह, मान लीजिए जो टेस्ट ट्यूब था उसमें एसिड के जगह मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करता है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड और बहुत बच्चों ने इसे गलती किया था। पूछा गया था कि वो एसिड के जगह यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाए, will there be any reaction or no reaction? कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है आपको सर स्टूडेंट? Na2ZnO2 plus H2। यस, रिएक्शन होगी क्योंकि आपको मालूम है कि जिंक एम्फोट्रिक नेचर कैरी करता है। ओके, वो एसिड के साथ भी हाइड्रोजन निकाल सकता है तो बेस के साथ भी हाइड्रोजन निकालता है। यू शुड नो दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां पे आपको मिलेगी सोडियम जिंकेट। दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, कैन एनीबॉडी बैलेंस दिस? बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जस्ट आई सपोज 2NaOH। 2NaOH कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी हाइड्रोजन गैस, मतलब सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज अ सॉल्ट ओनली,
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना सकता है, साथ में जिंक एसिड के साथ भी बनाता है, जो आपने अभी देखा। ठीक है, यू शुड कीप इन माइंड दिस वन। देखिए और एक एक्टिविटी टाइप रिएक्शन में मैं एक्सक्यूज आपको मी सर, बोलना बेटा। सर मिड टर्म का डेट एग्जाम शीट मिल गया है सर, सर 24th। पोर्शन पे यस सर 24th से, और सर फर्स्ट एग्जाम केमिस्ट्री ही है। वेरी गुड, क्या क्या आ रहा है? सर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। मोल कॉन्सेप्ट, उसमें से परसेंटेज कॉम्पोजिशन, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड, एमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और सर प्रैक्टिकल वर्क जो लास्ट चैप्टर उसका भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। 24th दिस वन, 24th अगस्त। 24th अगस्त, ठीक है। तो एसिड बेस सॉल्ट, देखो चैप्टर तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, बीच में हम लोग नहीं रोक सकते। ओके, एक्चुअली वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट द फाइनल एग्जाम। और आप लोग के स्कूल में क्या करता है, बीच में पढ़ा देते हैं वो लोग उधर वाला हाइड्रोजन वाला चैप्टर। कौन सा मतलब कौन सा आ रहा है उधर, HCl HNO3 में सर कौन सा? HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो उतने सारे चैप्टर हम लोग हड़बड़ी में करके अपने बेस को वीक कर ले कि आराम से हम लोग को पढ़ना चाहिए, बताइए। हड़बड़ी में तो उतना सारा चैप्टर करना सही नहीं है ना। तो आई विल टेल यू कि जितना चैप्टर्स मैंने पढ़ाया उस हिसाब से आप अपने मिड टर्म को देना। बाकी सारे चैप्टर्स को उतने स्पीड में करना सही नहीं है, क्योंकि आपकी बेस गड़बड़ हो जाएगी। एंड वी आर स्टडिंग इन अ सीरियल मैनर, जो तरीका है पढ़ने का उस हिसाब से। बट स्कूल्स में तो जहां मन तहां से उठा के चैप्टर पढ़ा देते हैं। ओके, तो हाउ मच यू आई एम टीचिंग उसको आराम से कीजिए, एंड वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट आवर फाइनल एग्जाम मच मोर। ओके, ठीक है, चलिए। यस। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला कि सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन देखिएगा बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप देखिए, टेल मी, कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? कैन एनीबॉडी? इस रिएक्शन को देखो आराम से। देखो मैं आपको और एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, थिस्टल फनल, देयर इज अ थिंग नोन एज थिस्टल फनल। थिस्टल फनल से क्या होता है, एसिड्स ऐड किए जाते हैं। ओके, एसिड ऐड किया जाता है ऊपर से। तो आप इस रिएक्शन को थोड़ा गौर कीजिए। वी हैव टेकन व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। हम लोगों ने पढ़ा है इस रिएक्शन। देखो आपको मैं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ रिवीजन करवा रहा हूँ, और आपके सिलेबस वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट में मैंने HCl डाला। एसिड बेस सॉल्ट वो लोग फर्स्ट मिड टर्म में इंक्लूड नहीं किए? नो सर। नो सर। वेरी गुड। सोडियम कार्बोनेट में उन्होंने HCl डाल दिया है, ठीक है ना। कैन एनीबॉडी टेल मी द प्रोडक्ट? NaCl NaCl प्लस plus H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट के लिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज की गई है। और आप सभी को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पार किया जाए तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट। याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको कि मेटल हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है एयर से टू फॉर्म कार्बोनेट्स। याद आया इक्वेशन? एक्टिव मेटल की हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, साथ में वाटर भी बनेगी। ओके, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके वजह से मिल्कीनेस आती है, इसके वजह से आपको मिल्कीनेस दिखती है। ओके, बट बोला जाता है, एक और चीज आपको मालूम होना चाहिए, इफ कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत देर पास करवाओगे इससे तो व्हाट विल हैपन? देखो क्या होता है, यदि बहुत देर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस पास करवाया जाए, ओके, एक्सेस, गॉट इट, तो आपको मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल।
अब कोई चीज सॉल्युबल होती है तो उसके कारण कलर तो नहीं आ सकती है ना, तो मिल्कीनेस क्या होता है, डिसअपियर हो जाएगा। ओके, यू शुड कीप इन योर माइंड कि कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है उसी के कारण मिल्कीनेस आती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है उसी के कारण मिल्कीनेस आती है। यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, कोई बता सकते हैं मुझे? क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन। आपको मालूम है हम लोग जो दीवार पे, मतलब जो हम लोग अपने घरों में सुने होंगे कि पहले, अभी तो अब नहीं होता है, पहले जमाने में चूना करता था, चूना से पेंट करता था दीवार के सरफेस को। तो एक्चुअली क्या होता था, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहती थी। दैट चूना वाज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ओके, अब स्लेक्ट लाइम का सॉल्यूशन को जब आप दीवार पे लगा देते थे तो दीवार पे लगने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट के पतली लेयर बनाती थी, जिसके कारण व्हाइट दिखता है दीवार। समझ के बात को? तो ये आप लोगों को दिमाग में रखिए। ओके, दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट वन। सिमिलर रिएक्शन आपको सोडियम बाइकार्बोनेट भी लोगे तो सेम रिएक्शन दिखेगी। यू शुड नो। ओके, सेम रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कोई भी मेटल कार्बोनेट लोगे तो आप यही कहानी देखते। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दिस वन। कुछ क्वेश्चन है आपके सामने में, आप इसका आंसर दीजिएगा। ओके, give the answer of this one. Why should curd and sour substances be kept in brass and copper vessels? Can you tell me? कर्ड और सावर सब्सटेंसेस को हम लोग ब्रास या कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए? कैन एनीबॉडी टेल मी? स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर? नहीं, नहीं मालूम? अरे यार, अच्छा एक बात बताओ, कर्ड में क्या होती है? कर्ड कंटेन्स व्हाट? लैक्टिक एसिड। वेरी गुड, कर्ड में होती है लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड इज एन एसिड। ब्रास किसकी अलॉय है? कॉपर एंड जिंक की। तो बोला जा रहा है कि कॉपर या जिंक के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए। ओके, या ब्रास के जो पीतल के बर्तन होते हैं उसमें दही को नहीं रखना चाहिए। क्या होगा बताओ तो? व्हाट विल हैपन? अरे, कॉपर और जिंक मेटल हैं और वो एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड उसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो दोज आर हार्मफुल सॉल्ट्स जो बनेंगे। ओके, गॉट इट? तो कर्ड reacts with metals. Okay, the acid present in curd reacts with metals and that can be poisonous. वो poisonous हो सकता है। Got it? चलिए, second one, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Hydrogen. Hydrogen. How will you test for the gas? When a burning splint is brought, it burns with a pop sound. Very good. Question number 3. सोच के आंसर दीजिएगा। मेटल कंपाउंड A reacts with dilute hydrochloric acid, ठीक है ना, to produce avervens. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if the compound formed is calcium chloride. What will be the balanced equation? Metal compound A reacts with acid. क्या होगा बता सकते हो क्या? Ca plus HCl. बोलिए, what is the reaction? Ca plus HCl gives CaCl2 plus H2. देखो बेटा, बोला गया मेटल कंपाउंड ए है, इट्स नॉट ओनली सी ए। बोला गया मेटल कंपाउंड ए,
It's a compound. CaOH. मेटल कंपाउंड O we can take calcium oxide यदि लेते हैं with dilute HCl, ओके, बन रही है कैल्शियम क्लोराइड, पर यहाँ पे बोल रहा है कि extinguishes the burning candle. यदि हम लोग मतलब गैस कहाँ निकल रही है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं ले सकते, जरा सोचिए आप बेटा, कौन सा गैस कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, पहले ये दिमाग में लाओ। हाँ, CO2 CO2 कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, एक्सटिंग्यूश कर देगा। तो हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, वो रिएक्ट कर रही है डाइल्यूट HCl के साथ, तब जाके आपका बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O और प्लस ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है वही तो उसको बंद कर रहा है। सो दिस इज द रिएक्शन, समझ गए, है ना? चलो नेक्स्ट वी विल कम टू द पोर्शन सॉल्ट्स। ओके, तो आपके सामने कुछ सॉल्ट्स का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आपको मुझे बतानी है कि इनमें कौन से कैटायन कौन से एनायंस हो सकते हैं। पोटासियम सल्फेट, क्या होगा फॉर्मूला? K2SO4. यस, तो ये है K प्लस, ओके, और SO4 2 माइनस, SO4 2 minus. SO4 2 माइनस, तो ये कैटायन और एनायन प्रेजेंस है पोटासियम सल्फेट में, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाता है K2SO4। सोडियम सल्फेट का सिमिलरली Na प्लस, Na2SO4. है ना? Na+SO4 2 minus. यस, तो ये कैटायन एनायंस हैं जिनसे ये बना सोडियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में कौन से कैटायन कौन से एनायन है, जरा बता दीजिएगा। Ca2 plus SO4 2 minus. SO4 2 माइनस बन गई कैल्शियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में Mg2 plus SO4 2 minus. Mg2 plus SO4 2 माइनस एनायन है, तो MgSO4। कॉपर सल्फेट में Cu2 plus SO4 2 minus. और SO4 2 माइनस, ठीक है। सोडियम क्लोराइड Na plus Cl minus. वेरी गुड, करेक्ट। सोडियम नाइट्रेट Na plus NO3 minus. वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आप लोगों की फॉर्मूला बिल्डिंग अच्छी है कंपेयर टू CBSE स्टूडेंट्स। CBSE स्टूडेंट्स तो फॉर्मूला ही नहीं लिख पाते, उन्हें ये सारे चीज सिखाने पड़ते हैं। CO3 2 minus. क्या हो पाएगा? Na2CO3. Na2CO3. एमोनियम क्लोराइड NH4 plus Cl minus. NH4Cl. गुड, तो ये सारे सॉल्ट हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है कि कैन यू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द सॉल्ट इज मेड। चलो मैं बात करता हूँ पोटासियम सल्फेट का। तो पोटासियम सल्फेट किस एसिड और बेस से मिलके बना होगा? तो आई कैन टेक KOH, ठीक है ना, गॉट इट, एंड आई कैन टेक सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। आप ध्यान से देखिएगा, जब ये रिएक्शन हुआ होगा तो ऑब्वियसली K प्लस एक्वस सॉल्यूशन है, हम लोग लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन लिया है बेटा, आप सभी को मालूम होगी एक्वस सॉल्यूशन में तो भैया ये टूटा रहता है ना। तो रिएक्शन क्या होती है, इफ आई विल राइट इट इन आयन फॉर्म K प्लस OH माइनस, और यदि मैं इसको लिखूं तो 2H प्लस SO4 2 माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ओके, तो रिएक्शन जो हुआ होगा ऑब्वियस सी बात है कि K प्लस
और SO4 2- आपस में कंबाइन करते हैं। तो K प्लस SO4 2- एसिड का कंबाइन करके बना होगा K2SO4 और प्लस H प्लस और OH-, ये 2H प्लस और OH-, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 2 जरूरत पड़ा होगा, 2H और 2OH मिलके बना होगा 2HOH, जिसको हम लोग वाटर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन थी। तो जब कोई पोटासियम सल्फेट सॉल्ट बनता है तो उसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। ओके, चलो आई विल टेल यू, इफ वन ऑफ द सॉल्ट इज KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, तो कैन यू पॉइंट आउट कि कौन कौन सा एसिड या बेस यूज हुआ होगा? KOH plus HNO3 है ना। तो प्रोबेबली आई सपोज कि K प्लस OH-, दिस इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 H प्लस NO3-, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन हुई होगी K प्लस और NO3 पोटासियम नाइट्रेट और H प्लस और OH- वाटर, ठीक है ना। Suppose I have a product that is ammonium chloride. NH4OH plus HCl NH4OH प्लस HCl, तो इससे NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयन, NH4Cl प्लस H2O, है ना। वेरी सिंपल। तो एसिड बेस किससे मिल के बनते हैं ये तो आप आराम से बता सकते हो ना, किस एसिड बेस से बना होगा एक पर्टिकुलर सॉल्ट। ओके, देखो सॉल्ट के कैटेगरी जो नॉर्मल आप लोगों को पढ़ाया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, बट आई विल टेल यू ये भी कैटेगरी आप जान लो। एक और चीज, अच्छा चलो वो बाद में मैं बताऊंगा, पहले ये वाला आप देख लो। देखिए हम लोग अब कुछ सॉल्ट्स के मैन्युफैक्चर की तरफ चलते हैं कि कुछ सॉल्ट्स को किस तरह बनाया जाता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का बड़ा अच्छा यूज करते हैं, बहुत सारे चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इज बेसिकली, आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में, बट इसको यहाँ पे जानना जरूरी है क्योंकि एसिड बेस में भी इसकी बहुत यूज हो रही है। सॉल्ट चैप्टर में देखो, NaCl का हम लेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या लेंगे? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। ओके, और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। NaCl की एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस अभी तो आप लोग डिटेल्स में नहीं समझोगे, बट हल्का सा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस, जहां पे NaCl की सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। अच्छा बच्चा मुझे बताओ तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे ये बता सकते हो? Na plus Na plus Cl Cl minus. Na प्लस Cl-, साथ में वाटर के भी आयंस हो सकते हैं, H plus फिर OH H plus minus OH minus. OH-, ठीक है ना, सेल्फ आयोनाइजेशन। ओके, ये बहुत सिंपल तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसके काफी वाटर की तो खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो छोड़ दो, बट आप ऐसे ही समझो Na प्लस Cl- H प्लस OH-। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आपके नेगेटिव वाले रेडिकल्स होते हैं, या सॉरी पहले पॉजिटिव ही लेते हैं, पॉजिटिव वाले दो रेडिकल, तो पॉजिटिव वाली रेडिकल जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इतना तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं जिसको एनोड और कैथोड बोलते हैं। दिस यू नो ना, इतना तो आपको Yes. मालूम होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थिंग होती है, कंटेनर होती है, ठीक है ना, मैं आपको बता ही देता हूँ हल्का सा। एक कंटेनर होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल बोलते हैं, जिस कंटेनर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल बोलते हैं। ओके, उसमें दो टर्मिनल लगी रहती है जो
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से लगी रहती है। एक टर्मिनल पॉजिटिव से जो कनेक्टेड रहता है एनोड, नेगेटिव से जो कनेक्टेड रहता है कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए कुछ कंडक्टिंग लिक्विड लेते हैं, सॉरी कंडक्टिंग सॉल्यूशन लेते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, और इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। गॉट इट। अब देखिए Na+H+ आयन, अब मुझे एक बात बताना, Na+ और H+ आयन दोनों पॉजिटिव चार्ज, बट दोनों की मूवमेंट आप बता सकते हो मुझे क्या, कि वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए, towards cathode. नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और जो रिमेनिंग नेगेटिव आयन है Cl- OH-, Positive terminal Positive. एनोड एनोड की तरफ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये Na+H+ ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्यों जा रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है और सोच रहा है कि हमको वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं न्यूट्रल बन जाऊं। ठीक है ना, ये Na+H+ इसलिए नेगेटिव की ओर जा रहा है क्योंकि ये सोच रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वहां। ओके, या आप सिंपल समझ सकते हो कि वो अट्रैक्ट हो रही है उधर। उसी प्रकार Cl- OH- इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, अब होता क्या है, Cl- और OH- में रेस होता है। ओके, एक्चुअली देयर इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, एक टर्म होती है, आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइसिस में, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। दो में से एक ही न्यूट्रलाइज हो पाएगा जाके वहां पे, दोनों नहीं हो पाएगा। ओके, और उस रेस में Cl- और OH- के रेस में Cl- ज्यादा आगे बढ़ता है और Cl- यहाँ पे पहुंच जाती है एनोड पे। ओके, Cl- एनोड पे पहुंच जाती है। अब Cl- एनोड पे पहुंचती है तो Cl- दो Cl- आपस में कंबाइन करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है और क्लोरीन गैस बन के रिलीज हो जाती है एनोड पे। ओके, Cl- OH- में Cl- इधर जाती है और 2 Cl- आपस में कंबाइन करती है, क्लोरीन गैस बन के बाहर निकलती है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो तो अपना मूव करता है सर्किट में, सर्किट कंप्लीट रहती है। ठीक है, और ये Cl2 गैस रिलीज हुआ आपका एनोड पे। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस में आपसे पूछ लेगा कि क्लोरीन कहाँ लिबरेट होती है, एनोड पे। ठीक है, उसी प्रकार Na+ और H+ में H+ यहाँ पे जा पाता है और He+ इलेक्ट्रॉन गेन कर पाते हैं। ओके, 2 H+ जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये लोग हाइड्रोजन बन के लिबरेट हो जाती है कैथोड पे। तो पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन किस टर्मिनल पे लिबरेट होता है? कैथोड पे लिबरेट होती है। अब कहानी ये आप देखोगे कि सॉल्यूशन में बच गया OH- और Na+। अब बेटा मुझे एक बात बताना, Na+ और OH- आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है? NaOH है ना। ओके, तो देखोगे इस चेंबर में ब्राइन, एक्चुअली NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन बोला जाता है, कंसंट्रेटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान सुनिएगा, ब्राइन इज कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, मतलब एकदम मतलब डाइल्यूट वाला नहीं लेना है, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, वो इधर से हम लोग डालते हैं इस चेंबर के अंदर, रिएक्शन इत्यादि होती है और देखो Na+OH बचती है जो NaOH बन के बाहर जाती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन बनता है। तो पहले इसकी मैं रिएक्शन आपको बता दूं, रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब वाटर के साथ रहता है भैया। ओके, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर NaOH, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्लोरीन, क्लोर मीन्स क्लोरीन बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है वो बनती है, इसलिए हम लोग इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ओके, इट इज नोन एज क्लोर एल्कली बिकॉज क्लोरीन, क्लोर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली बनती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए इसको बोला जाता है। एंड हाइड्रोजन एक बाई प्रोडक्ट है। एक्चुअली मेरा इंटेंशन नहीं रहता है हाइड्रोजन बनाना,
हमारा मेन है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना, बट ठीक है, हाइड्रोजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने। ओके, हाइड्रोजन बनती है। अब इस रिएक्शन का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत हाई इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। आई विल शो यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूजेस। देखोगे आप, देखो आपको दिख रही होगी कि क्लोरीन के यूजेस यहाँ पे बगल में मैंने लिख के रखे हैं। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, मतलब पानी में आपने सुना होगा ना, क्लोरीनेटेड वाटर होते हैं। स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन से डिसइंफेक्ट किया जाता है, कीड़ा मकोड़ा को मारा जाता है। क्लोरीन का यूज होता है पीवीसी बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, पीवीसी पाइप सुने होंगे आपने। डिसइंफेक्टेंट, कीटाणु मारने वाले चीज सब। क्लोरोफ्लोरो कार्बन बनाने में यूज होता था, बट आप इस पर रोक लग चुकी है। पेस्टिसाइड्स है ना, आपको मालूम है पेस्टिसाइड्स, तो क्लोरीन के इतने यूजेस हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, इसकी काफी यूज है। पानी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, स्विमिंग पूल में यूज होता है, पीवीसी पाइप्स में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, सीएफसी बनाने इत्यादि बहुत सारे यूज है। ठीक है, यू शुड कीप इन योर माइंड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब और बात की जाए हाइड्रोजन की, देखो हाइड्रोजन यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। इस पे तो काम चल ही रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल्स बने। ओके, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। मार्गरीन एक स्पेशल टाइप ऑफ बटर होता है, ठीक है ना, मार्गरीन बटर। एमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का यूज होता है, N2+H2 गिव्स एमोनिया। और हाइड्रोजन का यूज मतलब ऑब्वियसली एमोनिया बनती है, तो एमोनिया से फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। तो देखो क्लोरीन बना, तो क्लोरीन से इतने सारे यूज हम किए इंडस्ट्रियल। हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन के इतने सारे यूजेस आ रहे हैं। साथ में आप देखिएगा इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आपको मालूम ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो यूज पड़े हुए। डीग्रीसिंग मेटल्स, चलो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, व्हाट इज डीग्रीसिंग मेटल्स पता करके आना। मेटल को डीग्रीस करने का मतलब क्या होता है, दिस स्मॉल होमवर्क फॉर यू। ओके, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम आता है, ये तो आपको मालूम ही है। पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में भी काम है, कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी इसका काम होता है। तो आप इन तीन मतलब जो इम्पोर्टेंट केमिकल, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट से बन रही है ना, सॉल्ट ही से हम लोग बना रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई जाती है, हाइड्रोजन बन रही है, क्लोरीन बन रही है थ्रू द क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, समझ गए। तो यूजेस आप दिमाग में रखिएगा। ओके, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं ये दिमाग में रखिएगा। यूजेस सबका आप थोड़ा सा डिटेल्स में लिख लेना। Uses of NaCl, sorry, NaOH, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये आपको होमवर्क रहा है, इसको आप अच्छे से टेबुलेट करके लिख लेना। ओके, एक और इम्पोर्टेंट सॉल्ट की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। बट चलो ब्लीचिंग पाउडर का बनाया कैसे जाता है, वेरी सिंपल तरीका। यू हैव टू टेक ड्राई स्लेक्ट लाइम, बेटा ध्यान देना, ड्राई स्लेक्ट लाइम बोल रहा हूं मैं, नॉट एक्वस वाला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमेशा एक्वस नहीं होता है, ये दिमाग में मत रखिएगा। वी आर टेकिंग ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है ना। ड्राई स्लेक्ट लाइम से आपको पास करनी है क्लोरीन गैस। ओके, तो आपको मिलता है CaOCl2, ओके, प्लस H2O। Got it? And this one is the bleaching powder, ये bleaching powder, okay। और ब्लीचिंग पाउडर के इंपॉर्टेंस यू ऑल नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर ड्राई स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, तो क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर मिलती है। ओके, अब ये सिंपल में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है ये, दिस इज नॉट द कंप्लीट फॉर्मूला। अब ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस जान लो बच्चों, देखो वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस आपको मालूम होनी चाहिए ब्लीचिंग पाउडर।
देखो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है ब्लीच करने के लिए। ब्लीच तो आप समझते हो, ब्लीच करने के लिए कॉटन फाइबर्स को, ओके, लिनन को, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का काफी काम है जो एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज की जाती है। पेपर इंडस्ट्रीज में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल है। वुड पल्प, लकड़ियों से बनते हैं ना पेपर, तो लकड़ियों के पल्प को ब्लीच करने के लिए, उसके कलर को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ड्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, वॉश्ड क्लोथ, साफ किए हुए कपड़े को ब्लीच करने के लिए, कोई दाग वाग हटाने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, और ब्लीचिंग पाउडर आपको मालूम है पानी भी साफ करने में हम लोग यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बेकिंग सोडा, नेक्स्ट टाइप वी विल कम इज द बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो घर में भी यूज होता है। सोडा पूरी बनाने में, पकौड़े बनाने में, ये सब बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और बेकिंग सोडा एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है। ओके, कैसे बनाते हैं? आपको बेटा लेना है सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर लेना है। ओके, आपको थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ेगा, थोड़ी क्या, सप्लाई रहना चाहिए। आपको अमोनिया का इस्तेमाल करना है। ओके, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। देखो रिएक्शन क्या होता है, कुछ इस प्रकार देखो रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ से Na ले लीजिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ से जस्ट 1 H, दोनों H नहीं लेना है, मतलब एक H लेना है, एक H एंड दिस CO2 और ये O। ओके, तो सी व्हाट इज द प्रोडक्ट कि Na, एक H, 2O से एक ही H निकालना, NaH और CO, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। अब बच क्या गया, NH3 और एक H यहाँ बचा है, NH4Cl. NH4, ठीक है, एंड दिस वन इज बेकिंग सोडा, ठीक है, ये बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा की प्रोडक्शन आपको याद रखना, सोडियम क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया पास किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड यूज की जाती है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एक्चुअली, ये अमोनियम क्लोराइड तो सॉल्युबल रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बैठ जाती है तो हम उसको फिर निकाल सकते हैं फिल्टर करके। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जब हमें मिल जाती है तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, घर में कैसे यूज करते हैं और कैसे ये काम करता है। जैसे कि पकौड़ा बनाने में, पूरी बनाने में, छोला, वो जो भटूरा देखा है ना, छोला भटूरा, भटूरा देखते हो ना, बहुत ज्यादा फूल जाता है, क्यों फूलता है, वो रीजन आपको जाननी चाहिए। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं हम लोग, आटा में डाल दिए, बेकिंग सोडा को आटा में डाल दिए, तो आटा को गूंथ दिए अच्छा से। अब क्या होता है, उसको जब तेल में आप डालते हो, गरम तेल में डालते हो, तो गरम तेल में एक रिएक्शन होता है इसका। ओके, ये गरम तेल में रिएक्शन करती है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ओके, प्लस H2O प्लस CO2 बन, ओके। सोडियम बाइकार्बोनेट जब आप हीट करते हो तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ओके। NaSCO3 को हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट डॉट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अंडरस्टूड। तो ये रिएक्शन होती है, गॉट इट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये क्या करता है, वो जो पूरी रहता है उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करने की कोशिश करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एस्केप करने का कोशिश करता है तो वो जो भटूरा रहता है उसको फुलाते हुए निकलता है, तो फूल जाती है,
ओके, इसके वजह से तो गर्म तेल में जब सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो बेसिकली हीट पे ये रिएक्शन होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोग वो पकौड़े उकड़े बनाने में। अब देखिए बेकिंग सोडा के कुछ यूजेस है, नॉर्मल मैंने लिख दिया क्योंकि ये थोड़ी रटने वाली ही पार्ट है आपकी। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। देखो आप केक को भी फ्लफी बनाना है ना, जैसे भटूरा खाते हो फ्लफी रहता है ना, सॉफ्ट रहता है ना, केक को भी फ्लफी बनाना है, गॉट इट। बट फ्लफी बनाने के लिए आप बेकिंग सोडा नहीं यूज कर सकते, ओके, क्योंकि ये जो होता है ना ये थोड़ा तीखा रहता है, मतलब कड़वा इसका टेस्ट रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा कड़वा है, ओके। तो अब क्या किया जाए, मतलब इसकी थोड़ी नेचर जो होती है ना माइल्ड बेसिक नेचर होती है, ओके, इट्स अ माइल्ड बेसिक नेचर इसमें, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा के मदद से एक चीज बनाते हैं, बेकिंग पाउडर, ओके। अब बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है केक बनाने के लिए, ओके। कैसे बनाते हैं, देखो बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करते हैं, NaSCO3, बेकिंग सोडा जो हल्का बेसिक नेचर होता है इसका, ठीक है, और हल्का कड़वा रहता है इसका स्वाद, बिटर, ओके। पकौड़ा में डालो ठीक है, छोला भटूरा में डालो ठीक है, थोड़ा सा तीखा लगेगा कोई दिक्कत नहीं, बट केक में तीखा लगने लगेगा तो लफड़ा वाली बात। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में हल्का सा एसिड मिलाते हैं, वो एडिबल एसिड, कोई मतलब सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, ओके। जब आप टार्टरिक एसिड मिला देते हो तो एसिड से तो H+ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ओके। तो एसिड के साथ जो H+ आती है वो क्या करता है, इसके जो बेसिक नेचर है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करती है, ओके, और बनती है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ओके, गॉट इट। अब यही बेकिंग पाउडर बन गया आपका, ये वाला, दिस वन इज बेकिंग पाउडर एक्चुअली। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया तो बेकिंग पाउडर बन गई, ओके। कैसे बनती है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को आपको क्या करना है, मिक्सचर है किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वही बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, और एक माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड साथ में मिला दिए, टार्टरिक एसिड, ओके। और बेकिंग पाउडर को जब आप हीट करते हो या पानी के साथ मिक्स करते हो तो ये फॉलोइंग रिएक्शन होता है ना। केक में भी मिला के आप उसको जब ओवन में डालते हो तो हीट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो केक को फ्लफी कर देता है। वही देखिए कार्बन डाइऑक्साइड produced during the reaction can cause bread or cake to rise, ओके। यही वाला NaSCO3 और H+ ये मिक्सचर है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का, जिसको हम बेकिंग पाउडर बोल रहे हैं, वो केक में डाल दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, केक फ्लफी हो गया। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है वो एंटा एसिड्स में यूज होता है, जैसे मतलब एसिडिटी वाले टैबलेट्स होते हैं ना उसमें यूज किया जाता है। रीजन क्या है, आप बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है तो इसका मतलब देखो एल्कलीन इन नेचर है, इसका मतलब है कि न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड। एक्सेस एसिड जो हमारे स्टोमक में बनता है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और हमें रिलीफ मिलती है, क्योंकि एसिड बन गया, हम बेस डाल दिए ऊपर से तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई तो एसिड खत्म हुआ, है कि? It is also used as a soda acid fire extinguisher। देखो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो आई एम गिविंग यू अ स्मॉल होमवर्क, या कैन एनीबॉडी टेल मी सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या रिएक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ? अच्छा चलो ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर बनता है, वो फायर एक्सटिंग्यूशर में। फायर एक्सटिंग्यूशर क्या रहता है, वो एक इतना बड़ा ट्यूब रहती है और उसके अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड का एक ग्लास का बॉटल रहता है और सोडियम बाइकार्बोनेट रहती है, ठीक है। जब आप इसको क्या होता है ना, जब आग वाग लगता है तो इसको पटका जाता है, वो रेड कलर का जो रहता है ना देखोगे उसको पटका जाता है। जब पटकने से ये H2SO4 का बॉटल टूट जाता है, ग्लास का बॉटल रहता है,
टूटने से ये एसिड इससे मिलती है। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड से मिलता है तो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस नोजल के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो वो कोई आग के ऊपर डालते हैं तो आग बुझ जाती है। ओके, यू शुड नो दिस वन। तो टू सम अप यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर बोले, जो केक में यूज किया जा सकता है। केक में डायरेक्टली बेकिंग सोडा नहीं यूज करेंगे, बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। ओके, और ये वाली बेकिंग पाउडर है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसके कारण आपका केक भी फूल जाता है और पकौड़ा भी फूलते हैं, जहाँ बेकिंग सोडा यूज करते हैं। और काफी यूजेस है, एंटी एसिड में यूज हो रही है, सोडा टफ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हो रही है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ऑब्वियस सी बात है, इसका फॉर्मूला किसी को मालूम है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? एनीबॉडी? Na2CO3 .10H2. yes. अब देखो बेटा, इसका प्रोडक्शन के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। देखो ऑब्वियसली सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप, सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपने बना लिया, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का तरीका आपको मालूम है, अपने सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है। तो यहाँ जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिला है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सोडियम कार्बोनेट को आप ऐसे ही ओपन एयर में छोड़ दो, ऐसा पानी उसमें डालना नहीं है। उसको एक कंटेनर में डाल के ओपन एयर में हवा में छोड़ दो। वो क्या करता है, हवा से खुद वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O बनाता है, जो वॉशिंग सोडा कहलाता है। ओके, एंड वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट तो बनाने का तरीका मालूम चल ही गया। और वॉशिंग सोडा के बहुत सारे यूजेस हैं, we'll see some of the uses। देखो सोडियम कार्बोनेट जो .10H2O, ओके, वॉशिंग सोडा, और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो उसको सोडा एस बोलते हैं। Na2CO3 सिर्फ रहेगा, दैट इज नोन एज सोडा एस। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है ग्लास इंडस्ट्रीज में, ग्लास बनाने के लिए, सोप इंडस्ट्रीज में, एज वेल एज पेपर इंडस्ट्री में, तो काफी इनका इस्तेमाल होता है। वेट अ मिनट, आई विल हैव अ वाटर। लिखिएगा, तो सोडियम कार्बोनेट ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होती है, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Okay, borax एक बहुत ही important chemical है, Na2B4O7.10H2O। इसको टिंकल भी बोला जाता है, और we call it as टिंकल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा, Na2B4O7.10H2O। सोडियम कार्बोनेट एक क्लीनिशिंग एजेंट है, सफाई करने में काम आता है डोमेस्टिक पर्पसेस में। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में यूज होता है। आपको मालूम है ना, वाटर में मतलब झाग नहीं निकलता है, कुछ पानी ऐसे होते हैं जिससे झाग नहीं निकलता है, तो दैट इज बिकॉज उसमें कुछ डिसॉल्व आयंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब डिसॉल्व रहते हैं। तो उन सबको हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी के परमानेंट हार्डनेस को हटा सकती है। तो ये वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस हो गए। देखिए क्या होता है नॉर्मली, जो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप देख लो, आपने देखा होगा कि, और ये तो आपको करना ही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे। फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, जिसको किस नाम से जानते हैं आप बता सकते हो? ग्रीन विट्रॉल। ओके, और मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O भी होती है, इसको कौन सा विट्रॉल बोलते हैं? ओके, और कॉपर सल्फेट डॉट 7H2O। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इन सब कर लेना, ठीक है ना। ओके, इनको क्या क्या विट्रॉल बोलते हो पता करना। एक जिंक सल्फेट भी होती है, जिंक सल्फेट डॉट 5H2O डॉट 7H2। ओके,
तो बोलने का मतलब है कि नॉर्मली जो सॉल्ट्स रहते हैं ना, सॉल्ट, ओके, उसके कलर रहती है, ये ग्रीन कलर की होती है, यू नो दिस वन, ओके, ये व्हाइट स्पाइक्स रहती है, दिस वन आल्सो हैज अ ब्लू कलर, ठीक है ना, इसकी ब्लू कलर रहती है। तो बेसिकली ये जो कलर रहते हैं इसके रहने का कुछ रीजन होता है, ओके, दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच टू इट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लेता हूँ, मान लो ब्लू कलर होते हैं, मैं रेड से बनाया हूँ, छोड़ो मैं बना देता हूँ ब्लू से, इट्स लाइक दिस। कॉपर सल्फेट के यदि कुछ क्रिस्टल्स आप लेते हो, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स, ठीक है, आप जब इसको हीट करते हो, जब हीट करोगे आप, तो हीट करते करते आप देखोगे ना कॉपर सल्फेट का कलर व्हाइट होते जा रहा है। होता क्या है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में जो वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वो टूट जाते हैं, थोड़ा हीट करने पे वो निकल जाते हैं। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट में आप देखोगे ना, थोड़ा सा आपको भींगा हुआ लगेगा, क्योंकि पानी जब निकलता है वो तो स्टीम बन के बाहर निकला, स्टीम जब ठंडे पार्ट से कांटेक्ट में आया तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के वहां पे अटक गया, ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स बन के वहां पे अटक जाता है। और कॉपर सल्फेट आप जो देखोगे, ओके, आप कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O लेते हैं तो ये क्रिस्टल्स रहते हैं। आपने देखा है क्या कभी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को? लेबोरेटरी में आप देखे होंगे, यदि टच करोगे तो मतलब आपको थोड़ा सा सॉलिड टाइप का लगेगा, एकदम शीशा का जैसा रहेगा, ठीक। तो इसकी कलर होती है ब्लू, ओके। तो इसको हीट करने पे ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बनता है, ओके। बोलने का मतलब बेसिकली कॉपर सल्फेट एक पाउडर का जैसा बन जाता है, व्हाइट पाउडर बन जाती है, ओके। अब क्या है, आप वापस इस पे यदि वाटर स्प्रिंकल करो ना, वापस वाटर स्प्रिंकल करोगे तो क्या होता है, रिगेन्स ब्लू कलर और फिर क्रिस्टल टाइप का बन जाता है ब्लू कलर। तो बोलने का मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, इन सब का एक स्पेसिफिक कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल, लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। और इन लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ crystallization. क्रिस्टलाइजेशन, ओके, गॉट इट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनको बोले जाते हैं, अंडरस्टूड। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक पर्टिकुलर कलर उसको देता है। हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकली तो ये व्हाइट कलर हो गया, व्हाइट कलर बेटा फिर से पानी डालना, हल्का मतलब पूरा पानी जल नहीं गया, हल्का सा छिड़को पानी जस्ट इस पे, या जस्ट इसको ओपन एटमॉस्फेयर में थोड़ा देर के लिए रख दो, तो ये क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करता है। तो इससे ये प्रूव होते हैं कि जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स आप देखते हो उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहते हैं और वो लूजली अटैच्ड, ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब केमिकली बहुत हार्डली अटैच्ड है, नहीं, ये लूजली अटैच्ड, ओके। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वाले क्रिस्टल्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। फिर थोड़ा सॉल्ट्स को हमें डिटेल्स में देखना है कि सॉल्ट्स के आयनिक डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स इत्यादि, ओके। तो सॉल्ट्स के बारे में तो बहुत पढ़ना है हमें। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद दिस एंड थैंक यू फॉर टुडे। आराम से पढ़ो, देखो कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, थिंग्स को एक तरीके में पढ़ा जाता है, क्योंकि जिस पैटर्न में आपका सिलेबस बनाया हुआ है ना उसको एक पैटर्न में ही पढ़ना ज्यादा अच्छा है, तो आपको केमिस्ट्री पे पकड़ आएगी और चीजें अच्छी रहेगी। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। Thank you, sir. Bye.